बच्चों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये कक्षा 10 की है और पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। बच्चों, जैव प्रक्रम में मैं पहले भी कुछ वीडियो आपको दे चुका हूं और इसी पाठ के अंतर्गत ये आज हम पढ़ेंगे मानव का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हम सभी मानव हैं और हम सभी सांस भी लेते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया और उससे फिर हमें ऊर्जा मिलती है, उसकी प्रक्रिया, उसको सम्मिलित रूप से मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। सांस लेना एक आम भाषा की बात है, लेकिन अगर हम उसे विज्ञान की भाषा में कहें तो वो श्वसन, सांस लेना को ही श्वसन कहते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आपके सामने एक मानव का चित्र भी बना है जिसमें कि हमने श्वसन तंत्र से संबंधित अंगों को, पूरे अंग तंत्र को दिखाने के प्रयास किए हैं। और साथ ही साथ इसको समझने से पहले आइए हम इसकी कुछ बेसिक बातें, आधारभूत बातें समझते हैं, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं भोजन। आपने पाचन तंत्र में अभी पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि हमें जीव शरीर को, किसी भी जीव को भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे अपने दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए, जीवन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो इस भोजन से हमें प्राप्त होती है ऊर्जा, एनर्जी। अब ऊर्जा प्राप्त करनी है भोजन से हमें। भोजन हमने ग्रहण किया, पाचन तंत्र में हमने देखा कि भोजन अंतर्ग्रहण के बाद भोजन का पाचन होता है आहार नाल में, उसके बाद उसका अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद भोजन शरीर के विभिन्न भागों में, विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। और साथ ही साथ उस भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? ये जो भोजन हमें मिला है, साथ ही साथ हमें ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये भोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो इनके संयोग से फिर हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। ऑक्सीजन, भोजन, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि जो हमें भोज्य पदार्थ हमने ग्रहण किए हैं वो, और जो हमें ऑक्सीजन ग्रहण करनी है, ऑक्सीजन हम नाक से लेते रहते हैं, और वो ऑक्सीजन हमें चाहिए उस भोजन से संयोग करने के लिए, ताकि हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। तो हमारा जो भोजन का मुख्य अवयव है, यहां आए, इधर देखें, भोजन का मुख्य अवयव है ग्लूकोज। भोजन का मुख्य अवयव ग्लूकोज, जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, रोटी, चावल, आलू और तमाम अन्य पदार्थ, उसका जो मुख्य अवयव है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का पदार्थ है। यहाँ 6C लिखा हुआ, C कार्बन के लिए है। 6 कार्बन का एक पदार्थ है ग्लूकोज, जो कि हमारे पाचन तंत्र ने उसको तैयार किया है। भोजन जो हमने ग्रहण किया था उससे ग्लूकोज के रूप में उसे बदला है, और पाचन तंत्र ने जो ग्लूकोज अब बनाया है उसको तोड़ करके सरल पदार्थों में, भोज्य पदार्थों को जो ग्लूकोज आया है शरीर में, उसका कोशिका के कोशिका द्रव्य में वो ग्लूकोज हमारे श्वसन तंत्र के द्वारा, अब श्वसन तंत्र की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ग्लूकोज बनने तक पाचन तंत्र की भूमिका थी, और ग्लूकोज जब कोशिकाओं में पहुंच गया तो अब श्वसन तंत्र की भूमिका हमारे शरीर में रहेगी। ग्लूकोज 6 कार्बन का जो पदार्थ है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में, यहाँ देखिए कोशिका द्रव्य लिखा हुआ है, ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। पायरुवेट नाम का एक 3 कार्बन का अणु, 3 कार्बन का ये पदार्थ पायरुवेट तैयार होता है इस ग्लूकोज से, और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो कोशिकीय श्वसन कहलाती है, और वो 3 माध्यमों से हो सकती है। ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति।
आइए सबसे कॉमन जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ मामला है उस पर पहले देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन हमें मिल रही है, हम नाक से ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ से अभी इसके बारे में हम इसकी क्रियाविधि को भी समझेंगे कि कैसे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसके अंग तंत्र को भी समझेंगे। लेकिन अभी ये मान के चल रहा है कि ऑक्सीजन हमने ग्रहण किया, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये ग्लूकोज, पायरुवेट और पायरुवेट से जब ऑक्सीजन की उपस्थिति अगर हमारे शरीर में है तो हमारी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, मनुष्यों में जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक कोशिकांग होता है। आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, कोशिका में कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो पायरुवेट है, ये जो ग्लूकोज से बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो आपका यहाँ पे आ गई ऊर्जा, आपको मिल गई ग्लूकोज, फिर पायरुवेट, और पायरुवेट के बाद फिर ऊर्जा कहाँ हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया हुई ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ये वाली कोशिका द्रव्य हुई। अब आइए देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जब हम बहुत मेहनत करते हैं और हम दौड़ते हैं बहुत तेज, मांसपेशियों में हमारे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और वहां पर ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ऑक्सीजन तो है हमारे शरीर में, लेकिन मांसपेशियों में कहीं थोड़ी देर के लिए अभाव हुआ, तो उस अभाव में कोशिकाओं को समस्याएं ना आए, तो पेशियों में क्या होता है हमारी, कभी कभी ये ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट पर क्रिया होती है और लैक्टिक अम्ल, ऊर्जा और हमारी पेशियों में बन जाती है। ये ऊर्जा यहाँ भी बनी, लैक्टिकल अम्ल ये एक सह उत्पाद बना, लैक्टिकल बाई प्रोडक्ट। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, कुछ कवकों की बात करें जैसे ईस्ट में, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन क्रिया होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है, ये कार्बनिक यौगिक, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा भी यहाँ भी प्राप्त होती है। तो तीनों माध्यमों से, तीनों रास्तों से ये पायरुवेट के ऊपर जो क्रिया होती है, चाहे वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, चाहे अनुपस्थिति में हो, चाहे अभाव में हो, सभी में ऊर्जा की प्राप्ति अंततः हमें होती है और इसी की आवश्यकता जीवों की है, और इसीलिए ये श्वसन तंत्र कार्य भी करता है इसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। अन्य जो उत्पाद बनते हैं ये सह उत्पाद हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं जो साथ में बन जाते हैं, लेकिन हमें मुख्य आवश्यकता ऊर्जा की है। और सबसे अधिक ऊर्जा, सर्वाधिक ऊर्जा इस माध्यम में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया होती है श्वसन तंत्र की, तो सबसे सर्वाधिक ऊर्जा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही उत्पन्न होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के जीव हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उनमें श्वसन तंत्र के 3 तरह के रूट हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं, उस तरह से उसको हमने आपके सामने रखा। और अब हम मनुष्यों में आते हैं जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये वाला है, जिसमें कि कुछ प्रारंभिक क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है श्वसन तंत्र की, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये तो कोशिकीय श्वसन की बात हो गई, लेकिन उसके पहले जो ऑक्सीजन अंदर लेने की प्रक्रिया है कि वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो हमारे कोशिकाओं में कैसे पहुंचेगी, इसकी प्रक्रिया के लिए ये चित्र यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप पहले हम ये देख लेते हैं कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग काम करते हैं, किन अंगों को लेकर के श्वसन तंत्र हमारा बना हुआ है। यहाँ से देखें, ये हमारा नाक, यहाँ पर मनुष्य की नाक है, नासाद्वार, नॉस्ट्रिल्स यहाँ पे, ये नाक जो आपकी यहाँ से सांस अंदर जाती है, वायु अंदर जाती है। और उसके बाद ये मुख गुहा, ये ओरल कैविटी आपकी मुंह में जो है, और उसके बाद ये ग्रसनी, ग्रसनी को फेरिंग्स भी कहते हैं। फेरिंग्स या ग्रसनी आपके आहार नाल का पार्ट है। और उसके बाद कंठ है, इसको लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स हमारे एक वॉइस ऑर्गन है, जिससे हमारी वॉइस, आवाज जहां से उत्पन्न होती है वो कंठ
वो लैरिंग्स कहलाता है। ये इसी श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ पार्ट है लैरिंग्स। उसके बाद ये जो वायु है जो यहाँ से चली है, ये आती है श्वास नली में, यहाँ पहुंच गई वायु। श्वास नली, इसको आप ट्रैकिया भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। ट्रैकिया, ये जो नली है श्वास नली, इसके ऊपर उपास्थि वलय या रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन है, हड्डी का मुलायम रूप, उसको कार्टिलेज या उपास्थि बोलते हैं, जो कि उतना हार्ड नहीं होता जितनी अस्थि होती है। तो ये भी सुरक्षा के लिए आपके शरीर के रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि विलय, यहाँ पर रिंग्स होती हैं, वलय होते हैं, जो कि ट्रैकिया को चारों तरफ से ढके होते हैं, जो इसको हमेशा ओपन रखते हैं, चिपकने नहीं पाती इसकी भित्तियां, जिससे कि वायु इसमें प्रवेश करती रहे लगातार, क्योंकि हमें लगातार वायु की जरूरत होती है, और इसकी सुरक्षा भी ये करते हैं। तो यहाँ से आने के बाद ये ट्रैकिया श्वास नली यहाँ आ रही है। श्वास नली के बाद फिर ये देखिए श्वसनी, ब्रोंकियोल, यहां से आकर के ये श्वास नली दो भागों में बट गई, एक इधर के फेफड़े में जा रही है, एक इधर के फेफड़े में जा रही है। ये जो आपके स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, फेफड़े हैं आपके, एक जोड़ी फेफड़े आपके शरीर में है, ये इधर एक फेफड़ा, इधर एक फेफड़ा है। इसको हम फुफ्फुस भी कहते हैं। फुफ्फुस यानी फेफड़ा, जिसको आम भाषा में आप फेफड़ा बोलते हैं, शुद्ध विज्ञान की हिंदी की भाषा में उसे फुफ्फुस बोलते हैं। और ये फुफ्फुस या फेफड़ा आपका पसलियों से, पसलियों की हड्डियों से घिरा होता है, सुरक्षा में होता है, क्योंकि बहुत ही नाजुक अंग है, आवश्यक अंग है, इसका डैमेज होना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए पसलियां चारों तरफ से इसे घेरे रहती हैं, ताकि कोई झटका लगने पर, कोई चोट लगने पर इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, और ये पसलियां आपकी अंदर लंग्स को, फेफड़ों को या फुफ्फुस को सुरक्षित रखती है। फिर ये जो ट्रैकिया या श्वास नली आई है, ये ब्रोंकियोल है, फिर ये ब्रोंकाई है, फिर आगे बढ़कर के ब्रोंकियोल में श्वसनिका ब्रोंकियोल है, श्वसनी ब्रोंकाई। तो ये ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल, इस तरह से और पतली पतली महीन नलियों में ये बदलती जाती है। श्वास नली आगे बढ़ती जाती है और पतली पतली महीन नलियों में बढ़ती जाती है। इधर भी फेफड़ों में यही प्रक्रिया होती है कि ये श्वास नलियां करके और महीन नलियों में विभाजित होती जाती है, और अंततः ये नलियां जाकर के एक टर्मिनल कूपिका कोश बनाती हैं, ये जिसको यहाँ से हमने और बड़ा करके दिखाया है। गुब्बारे नुमा रचनाएं यहाँ छोटी छोटी दिख रही हैं। यहाँ पे जाकर के नलियां अंत में एक गुब्बारे नुमा रचना में परिवर्तन हो जाता है इनका, ये कहलाती है कूपिका या एल्वियोलाई। एक वचन एक होगा तो उसे एल्वियोलस कहेंगे, और अगर कई होंगे तो एल्वियोलाई, एल्वियोलस, एल्वियोलाई, बहुवचन एल्वियोलाई होगा। ये जो कूपिका कोश है, ये गुब्बारे नुमा जो रचनाएं हैं, इनको यहाँ हमने बड़ा करके दिखाया है ताकि आप इसका स्पष्ट रूप से देख पाए। यहाँ थोड़ा चित्र छोटा हो जाता है इसमें, तो बड़े रूप में यहाँ देख पाएंगे। ये कूपिकाएं या जो एल्वियोलाई हैं, यहाँ तक ये जो वायु यहाँ से नासा द्वार से प्रवेश किए, फिर आगे बढ़ते हुए फेरिंग्स लैरिंग्स से होते हुए, यहाँ श्वास नली से होते हुए, फिर उसके श्वसनी, श्वसनिका आदि से होते हुए, अगर हम ये देखें ये यहाँ से श्वास नली यहाँ है, यहाँ से नासाद्वार से हवा प्रवेश किया, और यहाँ से हवा प्रवेश करते करते फिर यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद दो नलियों विभाजित हो गई, इधर के फेफड़े में चली गई, इधर के फुफ्फुस में चली गई। दोनों फुफ्फुस में एक नलियाँ चली गई, श्वास नली, जो कि अब आगे श्वसनी या ब्रोंकाई में चेंज हो चुकी है। नली वही है, बस वो महीन नलिकाओं में विभाजित होती जाती है, उसके नाम बदल दिए गए हैं। ब्रोंकाई आगे करके फिर
ब्रोंकियोल्स में बदल जाती है और पतली रचनाएं हो जाती हैं और पतली भित्तियां वाली हो जाती हैं। और आगे चल करके सब रचनाएं जो महीन रचनाएं नलियां बनी हैं, ये अंत में एक गुब्बारे नुमा रचना बलून शेप में एक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई बनाती है। अब यहाँ जब ये वायु पहुंच गई, इसमें जो ऑक्सीजन है, जो ये एल्वियोलाई है, इसमें बहुत महीन ढेर सारी रक्त नलिकाएं होती हैं। कैपिलरीज, कोशिका में ढेर सारी रक्त नलिकाएं, कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स होती हैं। रक्त हमारा यहाँ पे मौजूद है इन एल्वियोलाइज में, और इन्हीं एल्वियोलाइज में एल्वियोलाइज की ज़रूरत क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल मिले वायु को रक्त के संपर्क में आने के लिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क होगा वायु का और रक्त का, उतना ही आसानी से अधिक ऑक्सीजन आपके अंदर प्रवेश कर पाएगी। तो इसीलिए ये जो श्वास नली है आकर के इतने ढेर सारी महीन नलिकाओं में विभाजित होने के बाद अंत में ये बलून लाइक स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि ये बलून्स क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं जहाँ पे वायु और रक्त का आपस में संपर्क हो पाएगा। रक्त यानी ब्लड कैपिलरीज का। ये ब्लड कैपिलरीज जब वायु के संपर्क में आती हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एल्वियोलाइज में भेज भी देती हैं, ताकि जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो अब वापस इनको मिल चुकी है एल्वियोलाइज को, ये बाहर भी निकल जाती है। क्योंकि श्वसन तंत्र के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान ये ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश होनी है, हमारे शरीर को मिलनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वो इसी प्रक्रिया में एक्सचेंज के तहत वो निकाल भी दी जानी है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीजन वायु के रूप में यहाँ से प्रवेश करता है और एल्वियोलाई में जाकर के ब्लड कैपिलरीज के संपर्क में आता है, और ब्लड कैपिलरीज के संपर्क में आने के बाद वो रक्त में पहुंच जाता है। और जब कोई चीज़ रक्त में पहुंच जाती है हमारे शरीर में, कोई भी पदार्थ, चाहे वो गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे ठोस हो, वो सभी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। अब ऑक्सीजन हमें इस माध्यम से मिल गई, भोजन हमें पाचन तंत्र के द्वारा, अवशोषण के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचाया जा चुका है रक्त के माध्यम से। अब ग्लूकोज भोजन से आया, यहाँ भोजन का मुख्य अवयव है। ऑक्सीजन हमें इस प्रक्रिया के तहत मिल गया, और यही ऑक्सीजन और भोजन का जब संयोग होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये पायरुवेट जो बना है यहाँ पर ग्लूकोज के द्वारा, जब इसकी क्रिया होती है ऑक्सीजन से तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये ऊर्जा जो है एटीपी, जिसको कि एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा एटीपी है ये शरीर में हमारे ऊर्जा को संचित करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये एटीपी एनर्जी करेंसी के रूप में शरीर में संचित रहता है। जैसे जैसे हमें जब जब एनर्जी की आवश्यकता होती है, ये एटीपी का बॉन्ड टूटता है, इसमें एक एडीपी प्लस एक फॉस्फेट बॉन्ड का एक बॉन्ड होता है, जो कि बॉन्ड टूटने पर एनर्जी रिलीज होती है। और पहले जब एटीपी बनता है तो इसका निर्माण भी एडीपी से होता है। जब फॉस्फेट बॉन्ड क्रिएट होता है तो वहाँ पे एनर्जी संचित होती है, और जब ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है एटीपी का और फिर ये एडीपी में चेंज हो जाता है, तो ये एटीपी आपको ढेर सारी ऊर्जा दे देता है। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था हमारे शरीर में है। ऑक्सीजन कैसे आएगी, हमारे शरीर को कैसे मिलेगी, इसके ये पूरा तंत्र आपको दिखाई दे रहा है। फिर कोशिका में पहुंचने पर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है जिसके बारे में कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं, और आगे अगर कभी इसके बारे में प्रक्रिया डिटेल में आएगी तो वहाँ भी पढ़ा जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ये जानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये श्वसन की क्रिया होती है, जो कि पायरुवेट और ऑक्सीजन का संयोग, और उसके बाद ऊर्जा बनती है। तो इस तरह से आपने देखा कि मनुष्य में किस प्रकार से भोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हमें श्वसन तंत्र ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराता है, और साथ ही साथ कोशिकीय श्वसन के द्वारा हमें ऊर्जा भी प्राप्त कराता है। और इसके बाद हम अब अगली कक्षा में
अगले तंत्र की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत